हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इस चैप्टर का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों हर साल इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है और ये फॉर्मूला उसका ये है, ई डॉट ए का मतलब एरिया वेक्टर और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और बच्चों यहाँ पे एरिया को भी हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, फ्लक्स के लिए एरिया को भी एक वेक्टर क्वांटिटी माना गया है। वैसे बच्चों एरिया आपका एक स्केलर क्वांटिटी भी होता है और वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। ठीक है, समटाइम्स हम एरिया को एज ए वेक्टर भी ट्रीट करते हैं। अब देखो बच्चों एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, जैसे क्लास 11 में पढ़ाई है आपने ये चीज़ें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, दो वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा मिलता है। तो उसी तरीके से बच्चों हम ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये भी है। ठीक है, ये भी फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ये जो एरिया वेक्टर है ना, इस एरिया वेक्टर को हमें समझने की जरूरत है। जैसे क्लोज सरफेस बॉडी के लिए एरिया वेक्टर किस तरीके से बनाया जाएगा या ओपन सरफेस बॉडी के लिए एरिया वेक्टर कैसे बनाया जाएगा, वो हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत है। देन हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या चीज़ है। ठीक है, एरिया वेक्टर तो देखो एरिया वेक्टर समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी है। यहाँ पे लिखा ना क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी है। ठीक है, मतलब एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3D बॉडी है। तो ये मैंने यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ कर रखा है, इसी को क्लोज सरफेस बॉडी बोला जाता है। तो बच्चों जो क्यूब होता है ना उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। जैसे एक फेस ये है, ठीक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। उसी तरीके से बच्चों पांचवा भी होगा, पांचवा ये वाला है, छठवां ये सबसे इधर, ये छठवां। 6 फेस होते हैं टोटल। तो ये जो 6 फेस है ना, इनका जो एरिया होता है सेम होता है। मान लो इनका जो एरिया है, एरिया मैंने यहां पे मान लो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बच्चों ये जो फेस है ना, इन्हें प्लेन सरफेस भी बोला जाता है। ठीक है, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस जैसे प्लेन सरफेस ऐसे, ये जो स्क्वायर है ना आपका इस तरीके से होता है प्लेन सरफेस ऐसा, ये प्लेन सरफेस समझ रहे हो, इसी को प्लेन सरफेस बोलते हैं। जैसे ये पेपर का टुकड़ा दिख रहा है आपको, इसी को प्लेन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो ये जो फेस है ये एक प्लेन सरफेस की तरह है, ये एक प्लेन सरफेस की तरह है, ये एक प्लेन सरफेस की तरह है। तो जितने भी 6 फेस है ना ये एक प्लेन सरफेस की तरह है। ठीक है, समझ रहे हो इतना। तो यहां पे टोटल 6 प्लेन सरफेस है। और बच्चों ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों किसी भी क्लोज्ड सरफेस बॉडी में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस बॉडी में अगर एक से ज्यादा प्लेन सरफेस हो, जो कि होते भी हैं, तो देन बच्चों उन प्लेन सरफेस का जो एरिया होता है ना, उस एरिया को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करते हैं। जैसे ये जो प्लेन सरफेस है ना, तो इस प्लेन सरफेस का जो एरिया होगा ना उसे हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। अब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया को मैं वेक्टर बोल रहा हूं, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो बच्चों ये जो एरिया है, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया है, उसके जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये वाला जो प्लेन सरफेस है ना, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, इस एरिया का एरिया वेक्टर है। तो ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है इतना। उसी तरीके से बच्चों ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया ये है, तो इस एरिया का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी बच्चों इसी प्लेन सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर होगी। उसी तरीके से ये वाला प्लेन सरफेस भी है, तो इसका भी एरिया कितना होगा, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, लेकिन एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस एरिया वेक्टर की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, वो भी ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे रेड, ऐसे आउटवर्ड होगी बच्चों, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, इनवर्ड मत बना देना। क्लोज्ड सरफेस बॉडी में बच्चों जो भी जो प्लेन सरफेस होते हैं, उन प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है ना, ऐसे परपेंडिकुलर होता है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड होता है, ऐसे बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। इसका भी ऐसे बाहर की तरफ होगा, इस वाला प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे बाहर की तरफ होगा। अब देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है देखो, बाय कन्वेंशन। सबसे पहली बात बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, तभी तो यहां पे कन्वेंशन आ रखा है। अब देखो क्या लिखा था, वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के बच्चों जो एरिया एलिमेंट होंगे और उस एरिया एलिमेंट का जो एसोसिएटेड वेक्टर होगा ना,
अब देखो एरिया एलिमेंट मतलब इस प्लेन सरफेस के लिए ही एरिया एलिमेंट बोल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस का ये प्लेन सरफेस क्या एरिया एलिमेंट है, ये प्लेन सरफेस क्या एरिया एलिमेंट है, ये प्लेन सरफेस क्या एरिया एलिमेंट है। तो इस वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट मतलब जो वेक्टर जो एसोसिएटेड है विद एवरी प्लेन सरफेस, एरिया एलिमेंट मतलब प्लेन सरफेस, तो इसका जो वेक्टर एसोसिएटेड है, इसका जो वेक्टर एसोसिएटेड है इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। उसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, बाहर लेनी है, ऐसे बाहर की तरफ लेनी है। ड्रॉ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हमें उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। हमें इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो बच्चों, जैसे ये भी आपकी एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी है, ये सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक क्लोज सरफेस बॉडी है। तो इसका एक प्लेन सरफेस ये है, तो एक प्लेन सरफेस ये है, और एक ये कर्व्ड सरफेस भी है। ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, ये तो कर्व्ड सरफेस है। लेकिन बच्चों ये प्लेन सरफेस ये है ना, तो इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, ऐसे बाहर की तरफ। और ये वाला जो प्लेन सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, ऐसे बाहर की तरफ। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं बनाना है। क्लोज सरफेस बॉडी में बच्चों हम किसी भी प्लेन सरफेस का जब एरिया वेक्टर बनाएंगे तो बाहर बनाएंगे, आउटवर्ड बाहर की तरफ बनाएंगे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो एक कर्व्ड सरफेस है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस जो होता है इनफाइनाइट छोटे छोटे प्लेन सरफेस से बना होता है। इनफाइनाइट छोटे छोटे प्लेन सरफेस से बना होगा, बहुत छोटे छोटे प्लेन सरफेस होंगे। देखो ये प्लेन सरफेस तो काफी बड़ा है बच्चों, ये वाला प्लेन सरफेस भी काफी बड़ा है, लेकिन यहां पे बच्चों इस प्रकार के इतने बड़े बड़े प्लेन सरफेस नहीं मिलेंगे आपको यहां पर छोटे छोटे प्लेन सरफेस पक्का होंगे, छोटे छोटे। तो जो एरिया वेक्टर जो बनाया जाता है ना बच्चों, प्लेन सरफेस के लिए ही बनाया जाता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड। इसका जो प्लेन, ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे आउटवर्ड होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, इस वाले वेक्टर की बात करूं, तो बच्चों इस वेक्टर का को लिखेंगे कैसे। मान लो मैंने इस वेक्टर को ए वेक्टर नाम दे दिया, तो इस वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, यहां पे उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा और यूनिट वेक्टर लिखूंगा। तो मैग्नीट्यूड तो कितना दे रखा है, ये वाला जो एरिया वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा और यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लिखूंगा। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ तो होगी जिधर इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, ये देखो ये एक हॉराइजॉन्टल लाइन है। तो बच्चों ये जो हॉराइजॉन्टल लाइन होती है ना ऐसे, ये हॉराइजॉन्टल लाइन जो होती है इस डायरेक्शन को आई कैप बोला जाता है। बस सिंपल सा, क्योंकि यहां पे बच्चों ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऐसी तो बनती है हॉराइजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में बनती है। तो ये वाला जो वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, तो इसे आई कैप से डिनोट किया जाता है। और ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों, ये जो है इस वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ना इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। तो इस वेक्टर को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो मैग्नीट्यूड तो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 10 ही होगा, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं यहां से माइनस आई कैप लिखूंगा, -10 आई कैप। इस वाले एरिया वेक्टर को मैं 10 आई कैप लिख रहा हूं, इसको -10 आई कैप लिखूंगा। अब देखो बच्चों, ये वाला जो वेक्टर है इसे कैसे लिखेंगे, इसे 10 तो इसका मैग्नीट्यूड है, और इस वाली डायरेक्शन को, एक वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर वाले को जे कैप से और नीचे वाले को नेगेटिव जे कैप से, इसे नेगेटिव जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले को। यहाँ पे 10 भी आएगा, तो इस एरिया वेक्टर को -10 जे कैप लिखा जाएगा, इस वाले एरिया वेक्टर को 10 जे कैप लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे तो हमने एक क्लोज सरफेस बॉडी की बात करी थी, इतना हम समझ गए कि जो क्लोज सरफेस बॉडी होगी, ये जो उनके लिए जो एरिया वेक्टर बनाया जाता है वो प्लेन सरफेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है आपका ओपन सरफेस बॉडी, ये आपका ओपन सरफेस। अब ओपन सरफेस मतलब जैसे आपका एक सर्कुलर डिस्क है, ये कुछ इस तरीके से, इसे ओपन सरफेस बोलेंगे, ये ओपन सरफेस बॉडी है। तो ओपन सरफेस बॉडी मतलब इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, दो सरफेस हैं इसके, ठीक है, एक इधर सरफेस है, एक इधर सरफेस है। तो बच्चों जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा, इसके दो एरिया वेक्टर हम बना सकते हैं। एक एरिया वेक्टर इधर बनेगा ऐसे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक एरिया वेक्टर इधर भी आप बना सकते हो सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ओपन सरफेस बॉडी होगी बच्चों, ओपन सरफेस बॉडी के आप दो क्या बना सकते हैं, एरिया वेक्टर बना सकते हैं। देखो जैसे ये वाला जो प्लेन सरफेस था ना, तो ये जो प्लेन सरफेस था बच्चों, क्लोज्ड सरफेस बॉडी का प्लेन सरफेस था, तो इसके आप इधर नहीं बनाओगे इसका एरिया वेक्टर, ऐसे आउटवर्ड ही बनाओगे, इसका बाहर की तरफ बनाओगे। लेकिन बच्चों ये ओपन सरफेस बॉडी है, तो ओपन सरफेस बॉडी कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ओपन सरफेस बॉडी का जो एरिया वेक्टर ड्रॉ होता है वो इधर भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो जैसे ये वाला वेक्टर है, तो ये भी एक ओपन सरफेस बॉडी है, ये भी मतलब डिस्क ही है, एक सर्कुलर डिस्क। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इस सरफेस के परपेंडिकुलर। या तो आप इस वाले वेक्टर को कंसीडर कीजिए या तो आप इस वाले वेक्टर को कंसीडर कीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी जरूरी होगा उनमें से, इन दोनों में से कोई सा भी एक वेक्टर आप ले सकते हो। तो बच्चों ये इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, और ये वाला एरिया वेक्टर इसका पीछे वाला जो प्लेन सरफेस है ना, उसका एरिया वेक्टर है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों ये एक प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर भी ऐसे कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसका एक एरिया वेक्टर इस तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब देखिए बच्चों, जैसे ये एरिया वेक्टर है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 3 है, 3 मीटर स्क्वायर। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन को आई कैप बोलते हैं, तो यहाँ पे ये आई कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, 3 आई कैप बोलेंगे। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव 3 आई कैप बोलेंगे। अब मान लो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड 3 है, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। समझ में आ रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट वाले को -3 जे कैप बोलेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये क्लोज सरफेस बॉडी भी ले लिया और ये ओपन सरफेस बॉडी भी ले लिया। ठीक है, तो क्लोज सरफेस बॉडी का जो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर बनाएंगे ऐसे आउटवर्ड बनाएंगे, बाहर की तरफ, और सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है। लेकिन बच्चों जो ओपन सरफेस बॉडी होता है उसका अगर उसके 2 एरिया वेक्टर हम बना सकते हैं, एक इधर भी बना सकते हैं, एक इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके भी 2 बनेंगे, एक इधर भी बनेंगे, एक इधर भी बनेंगे, पर ये ओपन सरफेस बॉडी होनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं एक स्फीयर लूं, एक स्फीयर को कंसीडर करूं, ये एक क्लोज्ड सरफेस बॉडी है। ठीक है, स्फीयर, स्फीयर समझ रहे हो ना, स्फीयर क्लोज्ड सरफेस बॉडी होती है। तो बच्चों ये भी इसका जो प्लेन सरफेस होगा, भाई ये सरफेस तो पूरा का पूरा कर्व्ड है ना, ये सरफेस तो पूरा का पूरा कर्व्ड है। लेकिन बच्चों ये जो कर्व्ड सरफेस है इनफाइनाइट प्लेन सरफेस से बना होगा, इनफाइनाइट प्लेन सरफेस से बना होगा। ऐसे छोटे छोटे प्लेन सरफेस होंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्लेन सरफेस होंगे। तो इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा बच्चों, ये जैसे सेंटर है, तो सेंटर से ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ये जो प्लेन सरफेस है, छोटा सा प्लेन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे सेंटर से ऐसे रेडियली आउटवर्ड, ऐसे मतलब परपेंडिकुलर होगा। समझ पा रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूं, इस तरीके से ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो यहां ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में इनफाइनाइट प्लेन सरफेस होते हैं, तो उस प्लेन सरफेस के जो एरिया वेक्टर होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे। इन सब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ओके, ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी बताता हूं। सबसे पहले बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है, अभी ये फिलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने क्या किया है, एक प्लेन सरफेस को रखा है। ये आपका क्या है, एक प्लेन सरफेस है। तो इस प्लेन सरफेस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए जा रही है, मतलब इसे 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हुए जा रही है। तो बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यह बताता है कि इस प्लेन सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि इस प्लेन सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है और पैरेलल भी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अब देखो, जैसे एक प्लेन सरफेस ही है और एक मैंने दूसरा प्लेन सरफेस यहां पर ये बना दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्लेन सरफेस ही है, एक प्लेन सरफेस ही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों प्लेन सरफेस में से कौन सा प्लेन सरफेस ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। ये वाला प्लेन सरफेस ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है या ये वाला प्लेन सरफेस ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यह बताता है कि किसी प्लेन सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है। तो अगर किसी प्लेन सरफेस से अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो इस प्लेन सरफेस को अगर हम देखें तो इससे जो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
वो ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और यहाँ से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इस वाले प्लेन सरफेस से। तो इसका मतलब ये जो प्लेन सरफेस है बच्चों, ये प्लेन सरफेस कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका एरिया छोटा है, इसका एरिया बड़ा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है, मतलब एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया अगर छोटा होगा तो ये एरिया बच्चों कम फ्लक्स बनाएगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो ये एरिया ज्यादा फ्लक्स बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इस वाले को देखो, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको काफी क्लोज दिखाई दे रही होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी फार अवे हैं एक दूसरे से। तो बच्चों जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने एक कोई प्लेन सरफेस रख दिया है, ठीक है, इसका एरिया ए है, और इतना ही एरिया का मैंने यहां पे भी उतने ही एरिया का एक दूसरा प्लेन सरफेस मैंने यहां पे भी रख दिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितना एरिया इस प्लेन सरफेस का उतना ही एरिया इस प्लेन सरफेस का भी है, लेकिन इन दोनों में कौन सा प्लेन सरफेस जो है ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मैंने क्या बोला था आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यह बता रहा है कि किसी प्लेन सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो बच्चों अगर हम इस प्लेन सरफेस को देखें तो इससे जो है इससे इसमें देखो और इसमें देखो तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसमें कम कर रहा है, इसमें कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम बन रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा बन रहा है। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों ज्यादा बना? क्योंकि बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। एरिया तो दोनों का ही सेम है। तो यहां से हमें यह चीज पता चल रही है कि जो फ्लक्स होता है ना बच्चों, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो ये जो प्लेन सरफेस है दोनों का एरिया सेम था, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी ना, वहां पे बच्चों उस प्लेन सरफेस ने ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये होता है बच्चों, हमें उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कंसीडर करना है जो सरफेस को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हो। कैसी क्रॉस कर रही हो? नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हो। तो देखो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रही थी? इन्हें क्रॉस कर रही थी, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इन्हें क्रॉस कर रही थी। अब देखो बच्चों एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, देखो यहां पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो अरे यहां पे इसके अंदर हमने एक प्लेन सरफेस रखा है। तो बच्चों यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपको दिख रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस नहीं कर रही हैं। जैसे यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? ये क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली लिखा है ना, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। डेफिनेशन ये कह रही है कि हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करते हैं जो सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करती है। तो यहां पे तो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस ही नहीं कर रही। तो क्या ये जो प्लेन सरफेस हमने यहां पे रखा है, तो क्या ये प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बना रहा है? बच्चों ये प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली भी क्रॉस करनी चाहिए। अब वो कर भी रही है, देखो कैसे कर रही है अभी बताता हूं मैं। जैसे यहां पे मैंने ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ जा रहा है। तो बच्चों ये जो प्लेन सरफेस रखा है, ये जो प्लेन सरफेस रखा है बच्चों, इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? इस तरफ होगा ना, इसका परपेंडिकुलर। भाई इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में तो होगा। इस प्लेन सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों, जो हम एरिया वेक्टर कहते हैं, वो इसी डायरेक्शन में तो होगा। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस डायरेक्शन में, इसे मैंने ई बोल दिया। तो बच्चों इसका जो कंपोनेंट, मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका? ई कॉस थीटा होगा। और एक कंपोनेंट किधर बनेगा बच्चों? ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका? ई साइन थीटा होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस प्लेन सरफेस को जो है 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है।
हम सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसीडर करते हैं जो 90 डिग्री पे प्लेन सरफेस को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस नहीं कर रही हैं, लेकिन बच्चों इसका कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा ना। तो इसका जो कंपोनेंट है वो तो 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस कर ही रहा होगा। तो ये जो ई कॉस थीटा है बच्चों, ये इस प्लेन सरफेस को जो है 90 डिग्री के एंगल पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यहां पे जो एक छोटा सा यूनिट एरिया है ना, बहुत छोटा सा यूनिट एरिया, इस छोटे से यूनिट एरिया से ये जो ई कॉस थीटा निकल रहा है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ई कॉस थीटा है। मतलब यहां पे इस जगह पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई कॉस थीटा है, और वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है। तो बच्चों ये जो प्लेन सरफेस है, इसका एरिया अगर ए है, इसका एरिया अगर ए है, तो ये जो प्लेन सरफेस है ये बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट एरिया से मिलकर के बना होगा, बहुत सारे छोटे 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 यूनिट एरिया से मिलकर के बना हुआ होगा। समझ में आ रहा है ऐसे? तो ये जो छोटा सा यूनिट एरिया होगा बच्चों, इसका भी जो यहां से भी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई कॉस थीटा निकल रहा होगा। जैसे यहां से ये ई कॉस थीटा निकल रहा है, वैसे यहां से भी ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा होगा, यहां से भी ई कॉस थीटा निकल रहा होगा, यहां से भी ई कॉस थीटा निकल रहा होगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, इसलिए यहां से भी ई कॉस थीटा निकल रहा होगा, यहां से भी ई कॉस थीटा निकल रहा होगा। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, या इस प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? आप ई कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट है ना ई कॉस थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल एरिया को, तो इस तरीके से आपको फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स से हमें क्या पता चलता है? फ्लक्स से हमें यही तो पता चलता है कि इस प्लेन सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन सरफेस से क्रॉस कर रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये ई कॉस थीटा को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये जो बच्चों ये छोटा सा जो यूनिट एरिया मैंने बनाया था, यहां से ये ई कॉस थीटा बाहर निकल रहा है, और ई कॉस थीटा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो ई कॉस थीटा है, जो परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है उसके मैग्नीट्यूड, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसी तरीके से यहां से भी ई कॉस थीटा बाहर निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, इसीलिए मैंने ई कॉस थीटा को टोटल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ई ए कॉस थीटा। नहीं लिख सकता क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों क्लास 11 में आपने पढ़ा था ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए बी कॉस थीटा को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से ई ए कॉस थीटा को आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन है। तो थीटा क्या है बच्चों आपका? थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये जो एरिया वेक्टर है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये थी, और एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा ना बच्चों। ये जो प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर होगा ना, वो तो इसी डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो इसी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने क्या बनाया था? ई कॉस थीटा बनाया था, क्योंकि मुझे तो भैया वो फील्ड लाइंस चाहिए जो इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही होंगी। ये वाली तो नहीं कर रही थी क्रॉस, तो उसका कंपोनेंट तो क्रॉस करेगा ही ना, इसलिए मैंने यहाँ ई कॉस थीटा लिया इनटू ए किया। तो इस तरीके से ई ए कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आपको अब इस फॉर्मूले को भूल जाओ, आप ई ए कॉस थीटा को याद रखो। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड लिखना है, और थीटा क्या होता है? इन दोनों का एंगल होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो ये थीटा क्या है? इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका सर्कुलर डिस्क है, ये इसका प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस को बच्चों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है, ऐसे जा रही है क्रॉस। कितने डिग्री के एंगल पे जा रही है? मान लो यहाँ पे ये 30 डिग्री के एंगल पे जा रही है। ठीक है। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो क्लोज सरफेस है इसका एरिया कितना दे रखा है? ए दे रखा है। आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बताते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा होता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ये एरिया को 2 ले लेते हैं। ठीक है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 10 न्यूटन पर कूलम है। अब देखिए मुझे बच्चों ये बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दिखा रही है ना, तो यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं इसे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? ऐसे क्रॉस कर रही है इसे, ऐसे इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, ये 30 डिग्री के एंगल पे।
अब देखो उसके लिए मुझे थीटा बताना पड़ेगा। तो थीटा क्या होता है बच्चों? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा? अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ एरिया वेक्टर के बारे में। देखो एरिया वेक्टर बच्चों मैंने ये बताया था, ये आपका एक ओपन सरफेस है, सर्कुलर डिस्क, तो इसका एरिया वेक्टर इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। लेकिन हमें बच्चों एरिया वेक्टर उस तरफ बनाना है जिस तरफ बच्चों एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए। तो जैसे अगर मैं एरिया वेक्टर इधर बनाता हूं तो ये एरिया वेक्टर बच्चों, एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना। ये एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर होगा। लेकिन एक मैंने ये भी कहा था नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो वेक्टर कंसीडर करना है बच्चों, वो एरिया वेक्टर लेना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए। तो ये वाला जो एंगल बनाएगा वो थीटा बनाएगा, इसी एंगल को हमें लेना है। क्योंकि अगर मैं ये वाला एरिया वेक्टर लेता तो ये एंगल बहुत बड़ा हो जाता, समझ रहे हो? तो आपको वो एरिया वेक्टर लेना है जो एरिया वेक्टर जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए। तो ये थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो बस यहां वैल्यू पुट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 दे रखा था, एरिया 2 दे रखा था, और ये आपका cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक 1/2 होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गया। 10 इंटू 2 इंटू ये 1/2, ये कट जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया आपका? 10 आ गया। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट, वो कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, इस तरीके से। तो कुछ मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट नहीं बताया था, यहां पे बता देता हूं। जैसे ये क्या है? E.A है ना, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है ना, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, यही इसका एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज पूछता हूं आपसे कि देखो बच्चों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी जो प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस को अगर परपेंडिकुलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो अगर परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही हैं तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा बनता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे जस्ट टच करते हुए जाए, छूते हुए जाए, जैसे मान लो ये आपका एक सर्कुलर डिस्क है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपका सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रही है। जैसे मान लो ये आपका ऐसे सर्कुलर डिस्क है, और इस बार बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इस सर्कुलर डिस्क को क्रॉस करते हुए नहीं जा रही। जैसे यहां तो क्रॉस करते हुए जा रही थी ना, ऐसे ये 30 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हुए जा रही थी। अब 30 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करते हुए नहीं जा रही, जस्ट टच करते हुए जा रही है, ऐसे छूते हुए जा रही है, बस ऐसे इस तरीके से छूते हुए जा रही है। ठीक है, तो देन बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी सरफेस को जस्ट छूते हुए जाती है ना, देन उस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनने के लिए बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बनता है, कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बनाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को क्रॉस करते हुए जाए, चाहे वो किसी भी एंगल पे क्रॉस करे। जैसे यहां पे 30 डिग्री पे क्रॉस कर रही थी ना, तो अगर 90 डिग्री में क्रॉस करेगी तो मैक्सिमम फ्लक्स बनता है। 90 डिग्री पे क्रॉस करने पे मैक्सिमम फ्लक्स बनता है। देखो यहां पे डेफिनेशन में लिखा ही क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। तो अगर वो 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं भी कर रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम उसका कंपोनेंट बनाते थे। हम क्या बनाते थे? उसका कंपोनेंट बनाते थे। ठीक है, 90 डिग्री पे ये जो इसका जो एरिया वेक्टर है इधर 90 डिग्री पे है, तो इसी डायरेक्शन में हमने एक कंपोनेंट बनाया उसका। तो उसी तरीके से बच्चों, लेकिन अगर कोई फील्ड लाइंस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही है तो बच्चों वो सरफेस जीरो फ्लक्स बनाता है, वो फ्लक्स नहीं बनाएगा, उसका फ्लक्स जीरो आएगा। देखो इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, अब हमसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बताओ कि फ्लक्स कितना है। इसका फ्लक्स बताना है कि थ्रू दिस बॉडी कितना फ्लक्स बन रहा है। तो बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसे हमने ये बना दिया एरिया वेक्टर। कोई दिक्कत? नीचे भी बना सकते हो, चाहे नीचे बनाओ चाहे ऊपर बनाओ बच्चों, दोनों 90 ही डिग्री बन रहे हैं एंगल। यहाँ थीटा क्या बन रहा है? थीटा क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E A cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया बच्चों? 90 डिग्री हो गया। ये क्या है आपका? सॉरी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये आपका एरिया वेक्टर है। तो इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? E A cos थीटा की जगह में क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो ही तो हो जाएगा। फ्लक्स कितना बना? जीरो बना। ठीक है, क्योंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है।
तो इसे भी नॉलेज में रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस को जस्ट टच करते हुए जा रही है, छूते हुए जा रही है, मतलब क्रॉस नहीं कर रही है, सिर्फ छूते हुए जा रही है, तो देन बच्चों वो सरफेस कोई भी फ्लक्स नहीं बनाता, वो सरफेस जीरो फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था आपको, E.A बताया था, तो इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना होगा आगे तो इसलिए लिख देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, अभी आपने फ्लक्स तो समझा, लेकिन बच्चों अब एक चीज बताता हूं, एक इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स भी होता है और एक आपका इलेक्ट्रिक आउट फ्लक्स भी होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। अब जो हमने क्या किया, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर को रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर क्या है, आपका क्लोज सरफेस बॉडी है ना। हमें इसमें क्या बताना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है थ्रू दिस सिलेंडर। हमें क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, थ्रू दिस सिलेंडर। अब कैसे बताएंगे बच्चों, देखो ये जो सिलेंडर है इसका एक प्लेन सरफेस ये है, एक प्लेन सरफेस ये है और एक कर्व्ड सरफेस ये है। तो देखो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन सरफेस को क्रॉस करते हुए जा रही हैं, ऐसे आगे जा रही हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले प्लेन सरफेस को भी क्रॉस करते हुए जा रही है। तो ये वाला प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा होगा, ये वाला प्लेन सरफेस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए अभी मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, इस वाले कर्व सरफेस की बात करूं, तो बच्चों ये जो कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस देखो, देखो ना आप, इस इलेक्ट्रिक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है बच्चों, उसे जस्ट टच करते हुए जा रही हैं, इसे छूते हुए जा रही है पर क्रॉस नहीं कर रही है। देखो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले प्लेन सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, इस वाले प्लेन सरफेस को भी क्रॉस कर रही हैं, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, जस्ट छूते हुए जा रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों किसी सरफेस को जस्ट छूते हुए जा रही हैं तो वो सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाता। तो बच्चों ये जो कर्व्ड सरफेस होगा, ये कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। अब बात आती है बस इन दोनों प्लेन सरफेस की, बस ये दो प्लेन सरफेस ही क्या कर रहे हैं, फ्लक्स बना रहे हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें ना, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जा रही है, यहाँ इस प्लेन सरफेस को क्रॉस करते हुए ऐसे अंदर जा रही है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, इस प्लेन सरफेस के जरिए बाहर निकल रही हैं और इसी प्लेन सरफेस के जरिए अंदर भी आ रही हैं। तो बच्चों ये प्लेन सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है ना, ये वाला, उसे इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स बोलते हैं। और ये वाला जो प्लेन सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है, उसे इलेक्ट्रिक आउट फ्लक्स बोलते हैं। देखो यहां से फ्लक्स अंदर जा रहा है, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना बच्चों थ्रू दिस सिलेंडर, वो जीरो ही होता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब देखिए इसे प्रूफ भी किया जा सकता है, जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स है ना ये वाला, तो इसे मैंने फ्लक्स 1 बोल दिया, और ये आपका क्या इलेक्ट्रिक आउट फ्लक्स है, इसे मैंने फ्लक्स 2 बोल दिया। बस इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रिक इन फ्लक्स को भी, इस इलेक्ट्रिक आउट फ्लक्स को भी। अब देखो कैसे करेंगे, देखो यहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जा रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, लेकिन बच्चों जो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इधर होगा, आउटवर्ड। मैंने आपको बोला था बच्चों कोई भी जो क्लोज्ड सरफेस बॉडी होगी, ये सिलेंडर क्या क्लोज सरफेस बॉडी है, तो बच्चों इसका जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आपका एरिया वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला तो यही है, ई ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका ई ए, थीटा क्या इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, -1 होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव माइनस ए आ रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स है ना, ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स है, इसे नॉलेज में रखिए कि बच्चों ये नेगेटिव आता है। कैसा आता है, नेगेटिव आता है।
इलेक्ट्रिक जो इनफ्लक्स है बच्चों ये नेगेटिव आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ नेगेटिव आता है, बार बार ना बोलना पड़े। अब इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स भी निकाल लेते हैं, इसे इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स बोलते हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है ना, तो ये इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स को कैसे निकालेंगे, देखो आउटफ्लक्स बच्चों यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी ऐसे बाहरी की तरफ होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही है ना फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ई ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ई ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो बच्चों ये जो आपका इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स है ये पॉजिटिव आया, और ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स था ये नेगेटिव है। तो जो बच्चों इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स होता है ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं थ्रू दिस सिलेंडर, तो नेट कैसे निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा, ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स है प्लस ये जो इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स है दोनों को ऐड कर दो। तो ये तो कितना आ रहा था, ये जो आपका नेट ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स था बच्चों ये तो नेगेटिव ई ए था, ये जो और ये जो इलेक्ट्रिक आउटफ्लक्स है ये क्या था, पॉजिटिव ई ए था। तो दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ गया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0 आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो ये जो इलेक्ट्रिक इनफ्लक्स, ये जो आउट फ्लक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चों क्लोज्ड बॉडी के लिए ही आएगा। और यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक किसी क्लोज बॉडी को रख देते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा बच्चों वो 0 होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यूनिफॉर्म दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है 5 इंटू 10⁻3। ये आई कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन है। आई कैप आप समझ रहे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों उसी को आई कैप बोलते हैं, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। जैसे मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस ये बनाई मैंने, और ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, ठीक है। तो ये एक्स है, ये आपका वाई है, समझ में आ रहा। उसी तरीके से बच्चों जेड किधर होता है, जेड ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे इस तरीके से ऊपर होता है। अब ऐसे मैं जेड ऊपर की तरफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो जेड को इस तरफ ड्रॉ कर दिया जाता है, इस तरीके से जेड को ड्रॉ कर दिया जाता है। लेकिन ये एक्स वाई जेड तीनों की तीनों क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तो जेड ऐसे ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो इतना पता होगा आपको, इस वाली डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को जे कैप बोलते हैं, और इस वाली डायरेक्शन को के कैप बोलते हैं। के कैप मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, के कैप ये वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। इतनी नॉलेज होगी। तो देखो बच्चों ये आई कैप दे रखा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कह रही है, उसका यूनिट वेक्टर आई कैप दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इसी को आई कैप बोलते हैं, इस वाली डायरेक्शन को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहां से आ रही है, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझ रहे हो, ये इस तरीके से आ रही है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। वो कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स हमें बताना है थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है, एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस क्या है, स्क्वायर है, उसका साइड कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर उसका साइड दे रखा है स्क्वायर का। जैसे बच्चों ये स्क्वायर है, जैसे मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बच्चों ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो प्लेन सरफेस है ना, उस प्लेन सरफेस को इस तरीके से रखा गया है कि वो वाई जेड प्लेन के साथ पैरेलल है। अब देखो क्या है इसका मतलब, जैसे बच्चों वो जो स्क्वायर का जो प्लेन है ना इस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो सबसे पहले वाई जेड प्लेन किसे कहेंगे, तो वाई तो ये है, जेड होता है आपका ऐसे ऊपर, ऐसे होता है जेड, तो इसी को बच्चों वाई जेड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसी को वाई जेड प्लेन बोलते हैं। वैसे तो जेड मैंने यहां ड्रॉ कर रखा, अभी उसके हिसाब से भी बताऊंगा, पर रियल में जेड इधर ही होता है। तो बच्चों वो जो बच्चों स्क्वायर है ना, उस स्क्वायर को ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, उसके प्लेन को ऐसे पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल ऐसे, इसी प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो प्लेन है इसी के ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अगर इस तरीके से रखा है तो चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। यहां पे वो फिगर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से तो रखा था ना,
ठीक है, ये वाई है और ये जेड है, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ था। अब देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही होंगे ऐसे परपेंडिकुलर जा रही होंगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर इसे क्रॉस करते हुए जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो जो एरिया वेक्टर भी ऐसी होगा एरिया वेक्टर भी तो ऐसी इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है इसका एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, बस व्हाट इज द फ्लक्स ही तो बताना है। तो फ्लक्स क्या होता है आपका, ई ए कॉस थीटा होता है। तो थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। आज कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू ए। जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना देगा था, 5 × 10⁻³ अब ये एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी देर की है इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10/100 से डिवाइड करो, ये मीटर बन जाएगा, ये भी आपका मीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। और देन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.01 आएगा मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया आपका। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर ये 5 × 10⁻³ इंटू इस 0.01 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 1 × 1 10⁻⁻²। तो 5 बन जा 5, 10⁻³ 10⁻⁻² क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 50 आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना आ रहा है, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सारी, यहां पे आई कैप लिखा है ना, आई कैप मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर। ये जो स्क्वायर जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस कितना फ्लक्स बना रहा है ये हमें बताना है। 10 सेंटीमीटर की साइड दे रही है, हुज प्लेन, उसका जो प्लेन बच्चों जो प्लेन है ना, स्क्वायर का जो प्लेन है वो पैरेलल है टू एक्स वाई प्लेन। तो देखो पैरेलल का मतलब क्या समझ रहे हो आप, जैसे मान लो ये स्क्वायर है बच्चों, तो इस स्क्वायर को इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस स्क्वायर का जो प्लेन हो जाएगा बच्चों वो इसी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसे रखा हुआ है स्क्वायर को, समझ में आ रहा है कुछ, तो स्क्वायर को ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स बताना है। तो बच्चों फ्लक्स आप क्या बताओगे इसका फ्लक्स। देखो यहां पे बच्चों ये जो स्क्वायर है ना, इस सरफेस को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, जस्ट टच करते हुए जा रही है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस है ना, ऐसे है, और इसे भी हमने इसी तरीके से रखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं तो वहां पे फ्लक्स नहीं बनेगा, और जहां पे क्रॉस कर रही होगी वहीं पे क्या बनेगा, वो बनेगा, मतलब फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे तो क्रॉस नहीं कर रही बिल्कुल भी, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या बना, जीरो बना, बस सिंपल। बाकी से प्रूफ भी कर सकते हो, पता कैसे प्रूफ करोगे, जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो हमें बस ये थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा क्या होता है, इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा ना ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, देखो जैसे जेड एक्सिस इस तरफ होती है ना, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। ऐसे अगर ऐसे कोई ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन उसे जे कैप बोलते हैं। तो ये जो बच्चों ये जो स्क्वायर है, इसका एरिया वेक्टर कैसे, ऐसे ऊपर की तरफ होगा ऐसे, तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं। तो इसका जो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर लिख देते हैं कि इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। तो बच्चों एरिया वेक्टर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी जो होगी, चलिए रहने दीजिए एरिया वेक्टर से आप कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल मेथड से ही कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 5 × 10⁻³ एरिया कितना दे रखा है, अभी मैंने एरिया निकाला था स्क्वायर का एरिया, ये निकाला था 0.01 मीटर स्क्वायर।
तो ये 0.01 मीटर स्क्वायर इनटू थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल। तो देखो एंगल क्या बन रहा है, एरिया वेक्टर तो ऐसे ऊपर है, एरिया वेक्टर बच्चों ऐसे ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनमें एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो बस यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ये जीरो है तो जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा फ्लक्स। क्योंकि बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो इस स्क्वायर को क्रॉस नहीं कर रही हैं, जस्ट उसे उससे पास हो रही हैं पर क्रॉस नहीं कर रही हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है उसका पार्ट थर्ड वाला, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स इज 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो नॉर्मल टू इट्स प्लेन लिखा है ना, किसके प्लेन की बात हो रही है, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का प्लेन, जैसे ये स्क्वायर का प्लेन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे एरिया वेक्टर को ही नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर जो होगा उसी को तो नॉर्मल बोलेंगे एरिया वेक्टर को। तो बच्चों वो ये कह रहा है नॉर्मल इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब इफ द नॉर्मल, किसका नॉर्मल, इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर की बात हो रही है कि एरिया वेक्टर जो है मेक्स इस 60 डिग्री एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों एक्स एक्सिस किधर है, इस तरफ है, जिधर एक्स एक्सिस है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो इसी एक्स एक्सिस की तरफ है। तो हम इस एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, एरिया वेक्टर क्या कर रहा है, एरिया वेक्टर जो है स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है वो बच्चों इस एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, ठीक है। तो इसकी जगह में हम ये भी कह सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सिंपल है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल भी हमें गिवन ही हो गया, ये एरिया वेक्टर था, तो एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, बात खत्म। तो ये थीटा भी मिल गया हमें 60 डिग्री, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 5 इंटू 10 की पावर 3 गिवन है। एरिया भी हमने निकाला था ना, एरिया ये ये निकाला था 0.01 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 3, 0.01 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2 कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1/2, 2 5 जा 10, फ्लक्स कितना आ रहा है 5 5 जा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं। देखो फोर्थ वाले में क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो जैसे मैंने इस एक्स एक्सिस को काट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया था ना, वैसे ही आप इसे काट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, क्योंकि बच्चों जिधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है ना उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि प्लेन जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब ये भी है कि प्लेन जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि बच्चों फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या आता है आपका, ई ए कॉस थीटा आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो आता है। तो इसीलिए हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लेन, किसका प्लेन, स्क्वायर का प्लेन। अब देखो इसे समझते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका ये प्लेन है। तो ये प्लेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन सरफेस के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें हमारा तो फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा है ना, हमें तो थीटा क्या है, ये थीटा पता करना है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर एक इधर भी बन सकता है, एक इधर भी बन सकता है। तो हम किधर बनाएंगे एरिया वेक्टर, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाएगा तो हम इधर बनाएंगे एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे ये, क्योंकि ये एरिया वेक्टर बच्चों, ये वाला जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाएगा, इधर बनाऊंगा तो बड़ा एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना उसी तरफ एरिया वेक्टर बनाना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों मुझे ये वाला थीटा चाहिए, तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, ये तो 90 है पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 90 - 30 60 डिग्री, बस मिल तो गया। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, फ्लक्स कितना है, ई इंटू ए इंटू कॉस इंटू 60 डिग्री, थीटा 60 हमें मिल गया, वैल्यू पुट कीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर 3, एरिया है आपका 0.01 इंटू कॉस 60 डिग्री, सेम यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा।
तो ये इसे सॉल्व करोगे तो 25 ही आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हमें दे रखी है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया। एक सरफेस दे रखा है, उसका एरिया हमें 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन बच्चों उसका सरफेस का जो है ना शेप नहीं दे रखा। ये कैसा शेप है, शेप नहीं दे रखा, बस उसका एरिया दे रखा, ठीक है, काम चल जाएगा इससे। लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, तो ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है जिसका एरिया इतना दे रखा है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो यही लाई कर रहा है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो उसका एरिया हमें 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो चलो हम अपने अकॉर्डिंग ले लेते हैं ये सरफेस, भाई उसका शेप कैसा है, तो मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने स्क्वायर ही ले लिया। आप सर्कल भी ले सकते हो। तो इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 100 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसे एक्स वाई प्लेन में रखा है। तो ये एक वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई प्लेन, तो इसी तरीके से रखा हुआ है इसे, ठीक है, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन में इसी तरीके से तो लाई करेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, लेकिन यहाँ पे एंगल उंगल कुछ नहीं दे रखा। तो जब एंगल उंगल ना दिया हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ई डॉट है, जब एंगल नहीं दिया रहता, ठीक है। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो वेक्टर फॉर्म तो मेरे पास है, लेकिन मुझे ये जो एरिया वेक्टर है ना, इसे भी तो यहाँ फाइंड करना पड़ेगा कि कितना है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, ऊपर की तरफ ऐसे होगा ना, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। तो मैंने ये वाला एरिया वेक्टर ले लिया। तो इस वाली डायरेक्शन का जो ये वाली जो डायरेक्शन होता है, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, के कैप। क्या होता है, के कैप। जैसे मैंने आपको बोला था ये वाला आई कैप, ये वाला जे कैप, और ये जेड एक्सिस जो होता है ये ऊपर की तरफ के कैप होता है। तो इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे के कैप आएगा। देखो इसका एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, 100 तो दे रखा है, और यहाँ पे के कैप भी आएगा। सिंपल, इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या करो, बस ई डॉट ए कर दो। ई तो ये दे रखा है, तो इसे लिखो 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ डॉट करो, और यहाँ पे ये वाला ये 100 के लिखना है। तो 100 के को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 100 के कैप। इसका मतलब ये 100 के कैप ही होता है, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पे। तो 8 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 100 300। आंसर कितना आ गया आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, 300 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ रहा है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम दे रखा है, इसका रेडियस 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें ये कह रहा है हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। हमें ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं ऐसे 60 डिग्री के एंगल पे। तो हमें ये बताना है कि ये सरफेस कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है। तो सबसे पहले इसका एरिया वेक्टर हम बनाएंगे। तो एरिया वेक्टर किधर बनेगा बच्चों, ये जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, परपेंडिकुलर बनाएंगे, या तो इधर या तो इधर। तो हम इस वाली डायरेक्शन में बनाएंगे, हम वो वाला एरिया वेक्टर लेंगे जो एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए। तो ये वाला छोटा बनाएगा, ये वाला लेता तो ये तो बड़ा बना देता। तो मुझे वो वाला एरिया वेक्टर लेना है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ छोटा एंगल बनाए, ठीक है। तो इस थीटा को मुझे निकालना है। तो बच्चों अगर ये 60 डिग्री है तो ये थीटा क्या होगा, 30 डिग्री होगा ना। तो थीटा भी निकल गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपका, ई ए कॉस थीटा है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। ई कितना है, 10 है। एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा आपका पाई आर का स्क्वायर इंटू इस सर्कुलर डिस्क है ना, तो पाई आर स्क्वायर तो होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना दे रखा, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो जाएगा 10 इंटू पाई आर कितना दे रखा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये 2 5 10। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है बच्चों आपका 5 इंटू √3, और ये पाई भी आएगा, ठीक है, 5 इंटू √3 इंटू पाई आएगा, मतलब इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंसों की जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया है कंप्लीट।